आज मैं आपको आपकी पाठ्यपुस्तक कृतिका का 5वां अध्याय किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया के प्रश्नोत्तर कराने जा रही हूँ। बच्चों, यह पाठ हम पढ़ चुके हैं और आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह और उन्होंने इस पाठ में यह बताया है कि किस तरह प्रारंभ में वे हिंदी में कविताएं नहीं लिखा करते थे, उर्दू में और अंग्रेज़ी में कविताएं लिखा करते थे। लेकिन उस समय के महान कवि हरिवंश राय बच्चन की प्रेरणा प्राप्त करके वे हिंदी में लेखन कार्य करने लगे। तो किस तरह वे हिंदी में कविताएं लिखने लगे, यही इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए बच्चों, हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, वह ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया? तो ऐसी कौन सी बात थी जिससे कि लेखक देहरादून को छोड़ करके दिल्ली चले गए, जबकि उनका घर तो देहरादून में था? इसका उत्तर देखते हैं। उस समय लेखक शमशेर बहादुर सिंह के पास कोई काम नहीं था। वे एक तरह से बेरोजगार थे, कोई भी काम वे मन लगा करके नहीं कर पा रहे थे। उनके घर के सदस्य ने अथवा किसी मित्र ने कोई चुभने वाली बात कह दी होगी। तो जिस तरह से सामान्य तौर पर होता है कि हमारे घर वाले, हमारे मित्र, हमारे जान पहचान वाले लोग कभी कभी हमें कोई चुभने वाली बात, कोई ऐसी बात जो हमें अंदर तक छू जाती है, हमें परेशान कर देती है, ऐसी कोई बात उनसे कह दी गई होगी। जैसे कि तुम अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हो, कोई काम सीख लो, पेंटिंग में रुचि हो तो दिल्ली जाकर सीख लो, इस तरह की कोई बात उन्हें कही गई होगी। लेखक के हृदय पर इस बात का अत्यधिक प्रभाव पड़ा होगा, इसी कारण वह तुरंत ही दिल्ली जाने के लिए बाध्य हो गए होंगे। तो इसीलिए वह दिल्ली चले गए तुरंत ही। जो उनके पास थोड़े से पैसे थे वे उन्होंने अपने साथ लिए और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। प्रश्न 2, लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा? तो बच्चों, हमने प्रारंभ में पढ़ा था कि लेखक शुरुआत में अंग्रेजी में कविताएं लिखा करते थे, लेकिन अंग्रेजी में कविताएं लिखने के बारे में जब उन्होंने बताया तो साथ ही साथ उन्होंने यह भी लिखा अफसोस कि इस बात का मुझे दुख है, अफसोस है। तो वह अफसोस उन्हें क्यों हुआ होगा? इसका उत्तर है, लेखक ने अंग्रेजी में कविता लिखी थी जिसे पढ़कर बच्चन जी ने लेखक के लिए एक नोट लिख छोड़ा था। उनकी अंग्रेजी की कविता को पढ़कर बच्चन जी ने उनके लिए एक नोट लिखा था, कोई एक बात लिखी थी जिसमें संभवतः यह लिखा होगा कि यह जनभाषा नहीं है। उसमें लिखा होगा कि अंग्रेजी तो हमारे देश के लोगों की भाषा नहीं है और अंग्रेजी तो अंग्रेज़ों की भाषा है, तो उसमें लेखन कार्य करना हमारे लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा बच्चन जी भी हिंदी में कविताएं लिखते थे जिनसे लेखक बहुत प्रभावित थे। खुद बच्चन जी भी हिंदी भाषा में ही कविताएं लिखा करते थे और वे कविताएं लेखक को बहुत पसंद आती थीं। इस कारण लेखक को अफसोस हुआ होगा और वह हिंदी में लिखने लगे होंगे। इसी कारण से लेखक को हिंदी कविता लिखने के लिए रुझान पैदा हुआ होगा। प्रश्न 3, अपनी कल्पना से लिखिए कि बच्चन ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। बच्चों, हमने यह प्रसंग सुना है, पढ़ा है इस पाठ में कि बच्चन जी लेखक के लिए एक नोट लिख कर के छोड़ गए थे जब वे इनके स्टूडियो में आए थे। तो लेखक ने तो यह नहीं बताया कि बच्चन जी ने उस नोट में क्या लिखा होगा, लेकिन फिर भी लेखक ने यह बताया है कि वह बहुत प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही संक्षिप्त सा नोट था। लेकिन उस नोट में क्या लिखा होगा जिससे कि लेखक प्रभावित हुए और बच्चन जी को अपना आदर्श मानने लगे। प्रश्न 3, अपनी कल्पना से लिखिए कि बच्चन ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। बच्चों, हमने पाठ में यह प्रसंग पढ़ा है कि बच्चन जी एक बार लेखक के स्टूडियो में आए थे जहां पर कि लेखक अपना पेंटिंग का काम सीख रहे थे। तो लेखक तो बच्चन जी को नहीं मिले थे, लेकिन बच्चन जी उनके नाम से एक नोट लिख करके छोड़ गए थे, यानी कि एक
छोटा सा कुछ 2-4 पंक्तियों का छोटा सा पत्र लिख करके छोड़ गए थे। तो लेखक ने तो यह नहीं बताया है कि उस नोट में क्या लिखा था, ये ज़रूर बताया है कि वह बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा नोट था। हमें अपनी कल्पना शक्ति पर जोर डालना है, अपनी कल्पना से सोचना है कि उस नोट में क्या लिखा होगा। इसका उत्तर देखते हैं बच्चों। जैसा कि लेखक ने बताया कि वह एक नोट छोड़ गए मेरे लिए, मुझे याद नहीं कि उसमें क्या लिखा था, मगर वह एक बहुत मुख्तसर सा यानी कि बहुत ही छोटा सा, बहुत ही संक्षिप्त सा और अच्छा सा नोट था। इस कथन को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि उस नोट में लेखक को अपना भविष्य उज्जवल करने की प्रेरणा दी गई होगी, कि उस नोट में कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात लिखी होगी जिससे कि लेखक को अपने भविष्य के लिए प्रेरणा प्राप्त हो कि जीवन में उन्हें आगे क्या करना है, इसके लिए उन्हें कोई अच्छा रास्ता दिखाई दिया होगा। और लिखा होगा कि पेंटिंग की शिक्षा भी कविता की तरह ही मनोभावों को व्यक्त करने का अच्छा साधन है। जिस तरह से कविता के द्वारा कवि अपने मन के भावों को प्रकट करता है, उसी तरह से पेंटिंग के द्वारा जो पेंटर होता है वो भी अपने मन के जो भाव होते हैं उनको व्यक्त करने की क्षमता रखता है। प्रश्न 4, लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है। इस पूरे पाठ में ही लेखक ने हरिवंश राय बच्चन के विषय में बहुत सारी बातों पर प्रकाश डाला है। तो बच्चन जी के व्यक्तित्व के कौन कौन से गुण थे जिनके ऊपर लेखक ने प्रकाश डाला है, उन गुणों को बताया है। उत्तर, प्रस्तुत ललित गद्य में लेखक ने हरिवंश राय बच्चन का उल्लेख विशेष रूप से किया है। बच्चों, यह एक ललित गद्य है, यानी कि बहुत ही कलात्मक सा, सुंदर सा, अपने मन के भावों को व्यक्त करने वाला गद्य है। इसमें लेखक ने हरिवंश राय बच्चन का उल्लेख विशेष रूप से किया है, उनके बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। इससे पता चलता है कि बच्चन अत्यंत सहयोगी, बहुत ज़्यादा सहयोग करने वाले थे। यहाँ तक कि लेखक की तो एमए की जो पढ़ाई थी उसका खर्चा भी बच्चन जी ने स्वयं ही उठाया था। बहुत ही परोपकारी थे। ऐसा काम कोई परोपकार, दूसरों के ऊपर उपकार करने वाला, दूसरों का भला करने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। उदार, वे मन के बहुत ही उदार थे, बहुत ही खुला उनका हृदय था। कर्तव्यनिष्ठ, अपने कर्तव्य का पालन करने वाले तथा दृढ़ संकल्पी थे और बहुत ही मजबूत संकल्प वाले थे, बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति वाले थे। वे संघर्षशील व्यक्ति होने से लेखक के लिए आदर्श प्रेरणा स्रोत भी थे। वे बहुत ही संघर्षशील थे, यानी कि संघर्षों से घबराते नहीं थे, कोई भी समस्या आ जाए उसका डट करके सामना करते थे। बच्चन का स्वभाव मक्खन के समान कोमल एवं तुरंत पिघल जाने वाला था। मन के बहुत ही कोमल थे, बहुत ही स्नेह रखने वाले थे। वे मित्रों का हर तरह से सहयोग सहायता करते थे। उनके जो मित्र होते थे, जानने वाले होते थे, उनकी सभी प्रकार से वे सहयोग किया करते थे। एक कवि के रूप में अत्यंत भावुक एवं निश्चल व्यक्ति थे। इसके साथ ही बहुत महान कवि थे, बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे और उतने ही निश्चल, जिसके अंदर बिल्कुल भी छल कपट नहीं होता, और बहुत ही उदार व्यक्तित्व के वे स्वामी थे। वे वचन के पक्के एवं वाणी के धनी थे। एक बात जो वे कह देते थे, उस बात को वे हर कीमत में निर्वाह उसका करते थे। वे समय के महत्व को समझने वाले और उसका उचित उपयोग करने वाले थे। लेखक को वे ही इलाहाबाद लाए थे और उसे कविता रचना करना भी उन्होंने ही सिखाया था। तो लेखक को देहरादून से इलाहाबाद खींच करके लाने का श्रेय भी बच्चन को ही जाता है। और इसके अतिरिक्त लेखक को कविता लेखन की शिक्षा देना, कविता लेखन का महत्व बताना, कविता किस तरह से लिखी जाती है, इसकी शिक्षा देने में भी बच्चन का बहुत बड़ा योगदान है। बच्चन कर्मठ
अध्यवसायी एवं उत्साही व्यक्तित्व के थे। वे बहुत ही कर्मठ थे, बहुत ही कर्मशील थे, बहुत ज़्यादा मेहनती थे और इसके अलावा बहुत ज़्यादा उत्साही थे। कोई भी काम करते थे पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ किया करते थे। साहित्य जगत में उनका विशिष्ट सम्मान होता था। उस समय का जो साहित्य जगत था तो एकदम से ही वे बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। उनकी जो कविताएं हैं वे हर घर में पढ़ी और सुनी जाने लगी थी। इस कारण साहित्य जगत में उनका बहुत अधिक सम्मान था। प्रश्न 5, बच्चन के अतिरिक्त लेखक को अन्य किन लोगों का तथा किस प्रकार का सहयोग मिला? हरिवंश राय बच्चन का तो लेखक के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा था, उन्होंने इनका बहुत अधिक सहयोग किया था। लेकिन बच्चन जी के अलावा कुछ लोग और भी थे जिनके बारे में लेखक ने इस पाठ में हमें बताया है कि उन्होंने किस किस प्रकार से उन्हें सहयोग प्रदान किया था। तो चलिए देखते हैं बच्चों। उत्तर, लेखक को जीवन में कवि हरिवंश राय बच्चन का पूरा सहयोग मिला। उनके अतिरिक्त लेखक को जिनका सहयोग मिला वे इस प्रकार हैं। पहला, लेखक को उनके बीए के सहपाठी एवं कवि मित्र नरेंद्र शर्मा का सहयोग मिला, जो कि लेखक के साथ में पढ़े थे और बाद में उनके साथ में कुछ समय साथ में रहे भी थे। दूसरा, लेखक को देहरादून में अपनी ससुराल से सहयोग मिला। वहाँ पर उन्होंने उनकी दवाइयों की दुकान पर कंपाउंडरी सीखी, क्योंकि लेखक को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे जीविका के लिए क्या काम करना चाहिए। तो इनकी ससुराल की दुकान पर ये बैठने लगे थे, वहाँ पर कंपाउंडरी का काम सीख रहे थे। तीसरा, इलाहाबाद में पंत जी ने उन्हें इंडियन प्रेस में अनुवाद का काम दिलाया। वहीं पर पंत एवं निराला से प्राप्त संस्कारों से तथा वहाँ के साहित्यिक वातावरण से काव्य रचना का प्रोत्साहन मिला। जब ये इलाहाबाद गए तो वहाँ पर इनकी पूरी व्यवस्था की गई थी। वहाँ पर हरिवंश राय बच्चन ने तो इनकी परीक्षा की फीस जमा की थी, पंत जी ने इनको काम दिलाया था, इनके रहने की भी व्यवस्था हुई थी। इसके अलावा पंत जी से मिलकर और निराला जी से मिलकर इनको हिंदी कविता लिखने के लिए बहुत अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। उनके साहचर्य में, उनके साथ रह करके ये हिंदी लेखन किस तरह से किया जाता है इसकी बारीकियों को समझें। चौथा, दिल्ली में आर्ट स्कूल में प्रशिक्षण लेते समय लेखक को बड़े भाई तेज बहादुर सिंह से आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। तो जिस समय दिल्ली में रह रहे थे और पेंटिंग की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो इनका बड़ा भाई घर से इनके लिए कुछ पैसे भी भेजा करता था, तो उनके द्वारा भी इन्हें बहुत अधिक सहायता प्राप्त हुई थी। प्रश्न 6, लेखक के हिंदी लेखन में कदम रखने का क्रमानुसार वर्णन कीजिए। किस तरह से लेखक पहले उर्दू में लिखा करते थे, अंग्रेजी में लिखा करते थे और धीरे धीरे हिंदी में कविताएं लिखने लगे। यह पूरा कालक्रम हमें क्रमानुसार बताना है कि उनके जीवन में इस तरह का परिवर्तन कैसे आया। इसका उत्तर है, लेखक शमशेर बहादुर सिंह प्रारंभ में उर्दू में गज़ल तथा अंग्रेज़ी में सोनेट लिखते थे, यानी कि उर्दू की कविताएं लिखते थे और अंग्रेज़ी की कविताएं भी लिखते थे। परंतु इलाहाबाद आने पर और वहाँ पर बच्चन जी, पंत जी, निराला एवं अन्य मित्रों की प्रेरणा से वे हिंदी में लिखने लगे, क्योंकि इलाहाबाद में लेखक को ऐसा माहौल मिला जहाँ पर कि हिंदी में कविताओं का सृजन हो रहा था। सारे कवि हिंदी में कविताएं लिख रहे थे और कवि भी कितने महान, निराला, पंत, हरिवंश राय बच्चन के साथ लेखक को रहने का अवसर प्राप्त हुआ। सन 1933 में लेखक की कुछ रचनाएं सरस्वती और चांद पत्रिका में प्रकाशित हुईं। सन 1937 के बाद लेखक ने बच्चन जी की प्रेरणा से हिंदी में 14 पंक्तियों का एक बंद रचा। निशा निमंत्रण के समान ही लेखक ने कुछ कविताएं लिखी। तो धीरे धीरे जब ये हिंदी में कविताएं लिखने लगे तो इनकी कविताएं उस समय की प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में छपने भी लगी, प्रकाशित भी होने लगी, जिससे कि लेखक को बहुत प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। साथ ही पंत जी ने लेखक की कविताओं में संशोधन
किया। इनके साथ सुमित्रा नंदन पंत जैसे कवि थे जो कि लेखक की कविताओं में कुछ सुधार भी किया करते थे। अगर उन्हें कविताओं में कुछ कमी नज़र आती थी तो उसमें संशोधन भी कर दिया करते थे। जो रूपाभ में छपी, रूपाभ उस समय की बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका थी। रूपाभ और सरस्वती पत्रिकाओं में कविताएं छपने के बाद लेखक हंस पत्रिका में चला गया। तो हंस भी बहुत प्रसिद्ध पत्रिका थी, तो लेखक ने पहले रूपाभ में, सरस्वती में यहाँ पर अपनी कविताएं भेजी, यहाँ से कुछ काम सीखा और बाद में ये हंस पत्रिका में चले गए। लेखक के प्रमुख प्रेरणा स्रोत बच्चन ही रहे जो उसे हिंदी साहित्य प्रांगण में घसीट लाए। तो बच्चन जी की प्रेरणा से ही लेखक हिंदी में कविताएं लिखने लगे। प्रश्न 7, लेखक ने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों को झेला है उनके बारे में लिखिए। लेखक के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारी कठिनाइयां आई, उन कठिनाइयों के बारे में हमें लिखना है। उत्तर, लेखक ने अपने जीवन में अनेक विषम परिस्थितियों का सामना किया, यानी कि बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना किया। आरंभ में लेखक बेरोजगार था, उनके पास कोई काम नहीं था। आर्थिक समस्या उसके सामने थी। उस समस्या से उबरने के लिए घर छोड़कर दिल्ली चला आया। तो लेखक ने अपना घर छोड़ दिया और वे दिल्ली चले गए। वहाँ साइन बोर्ड पेंट किए तथा कुछ कमाने लगा। वहाँ पर उन्होंने साइन बोर्ड पेंट किए थे और साथ ही कुछ कमाने भी लगे थे, यानी कि अपना गुजारा वे वहाँ पर कर लेते थे। फिर आर्ट स्कूल में उसे निःशुल्क दाखिला मिला। आर्ट स्कूल में उन्हें बिना किसी शुल्क के दाखिला मिल गया। उसके भाई तेज बहादुर ने उसकी आर्थिक सहायता की। फिर बच्चन की प्रेरणा से लेखक ने इलाहाबाद जाकर एमए में प्रवेश लिया। तो उनके भाई भी उनकी सहायता करते थे, फिर बच्चन जी ने उन्हें प्रेरणा दी। उस प्रेरणा से वे इलाहाबाद जाकर के साहित्य सृजन करने लगे। इस प्रकार लेखक को काफी समय तक गरीबी झेलनी पड़ी और पत्नी वियोग की पीड़ा भी। उसी समय इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, तो वह दुख भी, वह पीड़ा भी उन्हें झेलनी पड़ी। फिर भी संघर्षरत रहकर जीवन पथ पर आगे ही बढ़ता रहा, लेकिन फिर भी लेखक ने हार नहीं मानी और निरंतर संघर्ष करते रहे और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते गए। तो बच्चों, हमने आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका का 5वां अध्याय किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया के प्रश्नोत्तर कर लिए हैं। प्रश्न बहुत ही सरल थे, आपको इनके उत्तर बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों, मैं आपको अगली कक्षा में मिलूंगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।